उन लोगों के लिए पहला 2 अध्याय हम पढ़ाए थे पॉलिटी का, उन लोगों के लिए सूचना है कि इस भारतीय संविधान का विकास था। दूसरा अध्याय उद्देशिका, और तीसरा अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता और विदेशी प्रभाव। इन सभी बातों पर हम लोग आज बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सुविंदर रेडी? हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल संडे को आप लोगों का भी टेस्ट होगा और साइंस का। आप लोग का साइंस में क्या चल रहा है? बायो ख़त्म होने वाला होगा, 1 क्लास बचा होगा आप लोग का। उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करवाएंगे और उस मेरा तो चलता रहेगा। ये भूषण सर हर महीना के लास्ट में आएंगे। 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का 4 सेगमेंट है। 7 दिन के लिए आएंगे, 1 सेगमेंट ख़त्म। फिर एक बार आएंगे, 1 सेगमेंट। इंडिया ज्योग्राफी 2 सेगमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। चारों सेगमेंट को सर उसी तरह ख़त्म करेंगे। और इसीलिए जो है आप लोग जो है उसका भी सारा शेड्यूल बन चुका है। अभी फ़िलहाल अब कल संडे को हो सकता है कि 2 टेस्ट हो, मेरा भी और साइंस का भी। तो आप लोगों को कैसा करना होगा, एक काम कीजिएगा कि जो टेस्ट होगा तो दरोगा का टेस्ट एक अलग होगा, एक बीपीएससी का अलग होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी का भी दें तो बीपीएससी में भी शामिल हो जाएगा। सिर्फ अंतर इतना होगा कि उसमें 5 ऑप्शंस होंगे। बीपीएससी में कितने ऑप्शन होते हैं और दरोगा में 4। तो आप लोग दीजिएगा तो आप ही लोग को लाभ होगा। ये चीज़ है, जितना मैक्सिमम टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे, अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की विशेषता। ये बिहार दरोगा स्पेशल और बैच है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लाभ अभी आप लोगों को इससे मिलने वाला है। एक एक पहलू पर जिक्र करेंगे, देखिए कितना मज़ा आएगा ये। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता। सबसे पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए, अस्थिर से बैठेगा कोई, घच घुच नहीं करेगा, है ना। ये क्लास के बाद है ना, क्लास के बाद 2-3 लड़का मिल के जो है ना, तुम तीनों मिल जाना, तुम तीनों, है ना। और एक लड़का और कोई ले लेना, वो लड़का उजला टी शर्ट को ले लेना, और ये सब सरिया देना, है ना। थोड़ा इसको इधर उधर कर दिया है, सब बैठते हैं, एक भी काम बैठता है, सब ये कर दिया है। चलो क्या लिखें? भारतीय संविधान की विशेषता। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा, याद रखना, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या चीज़ है? लिखित संविधान है। ये सबसे बड़ा क्यों है? वृहद क्यों है? वृहद हो या सबसे बड़ा हो, वृहद संविधान पूरे विश्व का लिखा हुआ में सबसे बड़ा संविधान, वृहद संविधान लिखित रूप से। तो सवाल उठता है, ये लिखित रूप से वृहद संविधान कैसे बन गया, है कि नहीं? ये वृहद संविधान बनने का कारण है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का स्पष्ट शक्तियों के विभाजन के बारे में उल्लेख, इसीलिए बड़ा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये संविधान वृहद है ना जी। वृहद क्यों है? इसमें क्या, किसका किसका वर्णन है? केंद्र और राज्य से संबंधित बातों का वर्णन है। तो ये हो गई एक बात। अब उठता है कि भारत के संविधान की ये तो एक विशेषता हो गई, और क्या है? तो भारत के संविधान में भाग हैं, अनुच्छेद हैं और अनुसूची। भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूची है। भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भाग को हम लोग अध्याय के रूप में जानते हैं। भाग को हम लोग किस रूप में जानते हैं? भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। भाग का मतलब हिस्सा, यानी भाग को हम लोग अध्याय भी कहेंगे तो चलेगा। क्लियर? अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं। और अनुसूची क्या है? भाग देश के संविधान में जो विभिन्न अध्याय हैं वो क्या कहलाया? भाग। अनुच्छेद
भाग के अंदर में है। भाग के अंदर में क्या है? अनुच्छेद। जहां भाग होगा वहां अनुच्छेद होगा। अब मैं बोलूंगा भाग 5, आपको समझना है वहां अनुच्छेद है। 12 से भाग 5 जैसे मैं बोलूंगा तो आपको समझना है वहां पर अनुच्छेद है 52 से 151 तक। मैं बोलूंगा भाग 4, आपको समझ जाना है वहां 36 से 51 तक अनुच्छेद है। मैं बोल दूंगा भाग 3, आपको समझना है वहां पर अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। मैं बोलूंगा भाग 1, तो आपको समझना है 1 से 4 तक। मैं बोलूंगा भाग 2, आपको तुरंत समझना है कि यहाँ पर 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। यानी कुल मिलाकर एक स्पष्ट वर्णन है, जहां भाग होगा वहां अनुच्छेद होगा। कोई डाउट किसी को? अनुसूची क्या है? अनुसूची वो तत्व है जो देश का महत्वपूर्ण मसला है। भारत देश के महत्वपूर्ण वैसे मसले जो बहुत अक्षुण्ण हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे कहाँ शामिल किया गया है? अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अनुसूची में वैसे मसले शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। किसके लिए? देश के लिए, अपने भारत देश के लिए। वो कहाँ शामिल है? अनुसूची में। कोई डाउट किसी को? भाग क्या है? अध्याय के रूप में है। जहां भाग है वहां क्या है? और अनुसूची क्या है? देश का महत्वपूर्ण बिंदु, शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कहां है? अनुसूची में। कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारे संविधान में भाग है ना जी, अनुच्छेद है और अनुसूची है ना। अब यहां समझना क्या है, समझना ध्यान से। अभी हम एक शब्द लिखेंगे इधर, यहां लिखते हैं मूल संविधान। क्या लिखा हुआ है? मूल संविधान। बोर्ड देखो, यहां लिखा हुआ है मूल संविधान। संविधान में भाग है, अभी तुरंत बोले, अनुच्छेद है और अनुसूची है। जहां भाग होगा वहां क्या होगा? अनुसूची नहीं, अनुच्छेद होगा। कोई डाउट किसी को? और ये क्या है? देश का महत्वपूर्ण बिंदु शासन प्रणाली के लिए। कोई डाउट नहीं किसी को? आगे आइए, ये क्या लिखे हैं? मूल संविधान का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बिना संशोधन का संविधान नहीं, यानी वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को, सरल भाषा में समझिएगा, मूल संविधान का मतलब हुआ वैसा संविधान जो हमारे देश में लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 के। तो उस संविधान मतलब मूल संविधान में कितना भाग था? 22 भाग था। उस संविधान में कितना भाग था? 22। उस संविधान में अनुच्छेद कितना था? 395 नहीं लिखा हुआ है। मूल संविधान में भाग कितना है? मूल संविधान में अनुच्छेद कितना है? आज भी मूल संविधान का अंतिम अनुच्छेद कितना है? और मूल संविधान में अनुसूची कितना था? 8। क्लियर है? समझ में यहां तक आया? बोर्ड देखो, पीडीएफ चला जाएगा आप लोग को। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूची कितना? 8। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और संविधान संशोधन करके इसमें वृद्धि हो गया। तो जब संविधान संशोधन हुआ तब, यानी गणना के दृष्टिकोण से संविधान में जब संशोधन हुआ तो बढ़ेगा। तो संविधान में संशोधन होने के बाद 4 भाग और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 26। लेकिन एग्जाम में पूछेगा भारत के संविधान में गणना के दृष्टिकोण से कितने भाग हैं, तो क्या मारिएगा? 25 मारिएगा। लिखा है कितना? मारिएगा कितना? 25। यही सीखने के लिए 2.5 लाख रुपया देने जाता है। कहाँ? दिल्ली। नहीं जाना है, वो यहीं सीखना है। मात्र कितना में? 6600 में, मात्र 6600 में, है नहीं? 6600 कहते हैं, 6500 में। देखो, मूल संविधान में कितने भाग? संशोधन होकर कितना बना? अभी कौन कौन बना वो बताएंगे हम। संशोधन में कितना बना? 4।
दोनों जोड़ दिए कितना हुआ? लेकिन एग्जाम में पूछेगा गणना के दृष्टिकोण से कितने भाग हैं, तो 25 मारिएगा। ऑप्शन में 26 भी रहेगा, 25 भी रहेगा, 22 भी रहेगा, 24 भी रहेगा, क्या मारिएगा? 25। 25 क्यों मारेंगे? अभी 2 मिनट बाद यहां पर वो क्लियर होने वाला है। क्लियर है? आगे अभी इसको हम हटाते हैं, इधर वाला पोर्शन हटाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ संविधान के भाग पर बात करेंगे। हम लोग सिर्फ संविधान के भाग पर बात करेंगे। हमने बोला भाग मूल संविधान में कितने? 22। और जब संशोधन हुआ, कहां पर संशोधन कहां हुआ जी? संविधान में। तो संशोधन होके सबसे पहला भाग जो जुड़ा वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संविधान संशोधन से 2 भाग जोड़े गए, एक भाग 4 का क और एक भाग 14 का क। ठीक है ना? यहां पर कैपिटल देना है, यहां भी कैपिटल। अब समझना है यहां कैपिटल और स्मॉल क्यों नहीं। इसको भी सीखने के लिए लोग दिल्ली जाता है, 3 लाख रुपए देता है। ठीक है ना? और यहां आप कितना में सिखाएंगे? सीखो। हमने लिखा मूल संविधान में 22 भाग, संशोधन होकर 42वां 2 बना। सीखिएगा ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। जो संविधान, हमारा देश आजाद कब हुआ? 1900। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान के साथ जो लिखा हुआ क्लॉज आया, क्लॉज मतलब उप अनुच्छेद आया, जैसे 21 का ए आया, 21 का ए देखेंगे बहुत जगह स्मॉल ए मिलेगा, 21 का ए स्मॉल मिलेगा। यानी ये स्मॉल ए जहां मिलेगा वो समझना है वो मूल संविधान के साथ में आया। समझ में आया? वो मूल संविधान के। और जो बाद में कैपिटल ए जुड़ा या कैपिटल बी जुड़ा, वो संविधान के मूल संविधान के साथ नहीं आया, वो संविधान में संशोधन होकर जोड़ा गया। कोई डाउट किसी को? अब गलती करोगे आज जाके अपने अपने लॉज में पूछना, उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, है ना? सब मुंह उत्तर दक्षिण मुंह देखेगा हटा करके, वो देखना। तो अब आप लोग आसानी समझ सकते हैं ये 4 का क या 4 का कैपिटल ए कब जुटा होगा? संविधान लागू होने के बाद, यानी मूल संविधान के साथ ये नहीं आया है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना जी? आगे बढ़ते हैं। तो संविधान संशोधन 42वां हुआ 1976 और इससे 2 भाग जोड़े गए, 4 का क या ए और 14 का क या ए। कोई डाउट नहीं? एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है बिहार दरोगा में, भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? इसी को कहा गया है। इसकी विशेषता है, इस संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। क्या कहा गया है? लघु संविधान। क्यों कहा गया है? याद रखना, क्योंकि इससे सबसे अधिक चीज संविधान में जोड़ा गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान इसको कहा गया है। भारत के संविधान में जितना चीज सबसे अधिक जुड़ा है, एकदम याद रखना, ये ना लेक्चर में पीडीएफ में मिलेगा ना नोट्स में मिलेगा, कि किससे जुड़ा है? अरे बोलो, किससे जुड़ा है? 42वां से जुड़ा है। और इसीलिए इसको क्या दर्जा है? लघु संविधान का। ये सब दरोगा का पेटेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और इस संविधान के संशोधन कितना भाग जोड़ा गया है? वो, लेकिन संशोधन क्या वो था? एक था। अब फिर संशोधन होता है और संशोधन होता है और फिर संशोधन होके जुड़ता है भाग 9 का क। फिर एक संशोधन होकर जुटेगा भाग 9 का ख। ये हुआ है 1992 में। और संशोधन का नंबर कितना है? 74वां। और ये संशोधन का नंबर कितना है? हाँ,
97 97वां संविधान संशोधन है और ये हुआ है 2011। क्लियर है? 42वां, 74वां और 97वां क्या संशोधन है? 1 2 3 22 3। समझ में आ गया? कहाँ टेक्निकल चीज था, समझ में आ गया? कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ गया सबको? तो भारत के संविधान में गणना के दृष्टिकोण से ऑप्शंस में आएगा तो 25 मारना है, लेकिन रियल में कितना है? 26। मारेगा कितना? भाग का क्लियर हो गया कहानी। आगे पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भेजेंगे, ये सब रहेगा उसमें। आगे बढ़े, चलिए। अब भाग कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे? अनुच्छेद। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद को। अनुच्छेद को हम लोग अब देखेंगे। देखिए, अब फिर यहां पर एक शब्द आएगा मूल। जैसे ही हम मूल बोले तो आपको कौन संविधान समझना है? बोलिए ना आप लोग। 1950 का संविधान। कौन संविधान समझना है? 1950 का संविधान। जैसे मैं मूल बोलूं आपको समझना है 1950 का संविधान। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? आगे देखिए, तो मूल संविधान में आज भी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 95। लेकिन अगर यहां लग जाए अगर यहां लग जाए कि गणना के दृष्टिकोण से, गणना के दृष्टिकोण से कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखिएगा 450 से अधिक अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद बढ़ा कैसे? एग्जाम्पल देखिए कैसे ये इतना हो गया। गणना मतलब क्या समझे? जैसे कभी मिलेगा 1 नंबर अनुच्छेद, कहीं मिलेगा 2, कहीं मिलेगा 2A। अब तो पहले ये जैसे जैसे 2A देखिएगा तो आपको क्या समझ में आएगा? ये संविधान के मूल संविधान के साथ नहीं आया है, ये संविधान में संशोधन होकर जुड़ा है। समझ में आ जाएगा ना तुरंत, है नहीं? अब फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 4, डॉट डॉट डॉट, कहीं मिलेगा 21, कहीं मिल जाएगा 21 का A। ये देखिए तो क्या समझिएगा? मूल संविधान के साथ आया। समझ कॉन्सेप्ट बन रहा है ना? बन रहा है ना जी? तो ये चीज है। तो यही अनुच्छेद है। गणना के दृष्टिकोण से इसकी संख्या कितनी है? अब इसको गिनेंगे। अभी रियल में है 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5। यहां तक आप 4 मानिएगा कि 5? 5 गणना से, लेकिन मूल में 1 2 3 4। इसमें संशोधन करके यह अनुच्छेद बन गया, इसीलिए 2A कैपिटल हो गया। समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना किसी को? आगे बढ़े। अनुच्छेद भी कंप्लीट, भाग भी कंप्लीट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची, शेड्यूल। यहां पर जैसे ही मूल लिखा हो कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो आपको क्या मारना है? लेकिन यहां गणना नहीं लिखिएगा, यहां लिखना है वर्तमान में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं? 4 बढ़ गया है, तो 8 और 4 कितना होता है? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 12 अनुसूचियों का वर्णन हम लोग अभी करेंगे, तुरंत क्लास के लास्ट में करेंगे, 1 से लेकर 12 तक का। क्लियर है? हम लोग संविधान का ये पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिए, संविधान का विशेषता क्या क्या था पढ़ लिए, है ना? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषता की शासन प्रणाली कैसी है नहीं? बोर्ड देखिएगा। शासन प्रणाली, याद रखिएगा कि शासन प्रणाली 2 तरह की होती है। कितने तरह की? 2 तरह की होती है। एक है संसदीय, एक है संसदीय शासन प्रणाली, और एक है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। यहां ही देखिएगा, इस शासन प्रणाली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, है ना? संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, क्या बोलते हैं?
मंत्रिमंडलीय शासन, पीडीएफ में नाम लिखा होगा उसका। संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी बोलते हैं। अब यहाँ क्या समझना है, अब यहाँ पर फिर दो बातें समझनी है कि इसमें दो तरह के पहलू आते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें राष्ट्र का प्रमुख होगा और शासन का प्रमुख होगा। राष्ट्र का प्रमुख होगा और शासन का प्रमुख होगा। यहां पर भी सेम चीज लीजिए, यहां पर भी दो बातें होती हैं। यहां पर भी राष्ट्र का प्रमुख होगा और यहां बोलो शासन का प्रमुख होगा। यहां पर संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और ये राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख तो होगा, लेकिन इसकी शक्ति कैसी होगी, नाम मात्र की होगी। और शासन का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और इसकी शक्ति क्या होगी, वास्तविक होगी। ये व्यवस्था हम लोग कहां से लिए, ये व्यवस्था वर्ल्ड में पहले कहां था, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। कहां था, इंग्लैंड में। हम लोग उसी से इस व्यवस्था को स्वीकार किए। कोई डाउट किसी को, पक्का। बढ़े आगे हम। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, लेकिन ये कैसा है, नाम मात्र का। ये नाम मात्र का क्यों है, क्योंकि ये कोई भी काम करेगा तो किसके सलाह पर, पीएम की सलाह पर नहीं, मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद का वास्तविक नेता कौन होता है, पीएम होता है। मंत्री परिषद का वास्तविक नेता कौन, पीएम। और ये किसकी सलाह पर काम करेगा, राष्ट्रपति। इसीलिए मंत्री परिषद राष्ट्रपति के पास उत्तरदायी नहीं होता है। किसके पास प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी समझना, अभी सब बात करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख कौन, बोलो बोलो ना जी, राष्ट्रपति। ये शक्ति का, और शासन का प्रमुख शक्ति। ये व्यवस्था कहां था, उसी से हम लोग लिए। आगे बढ़े। अब आओ यहां पर अध्यक्ष शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। और ये शासन का प्रमुख राष्ट्रपति। यानी दोनों का पावरफुल कौन व्यक्ति कौन होगा, जो लिखा हुआ है यहां पर समझो ना, अध्यक्ष शासन व्यवस्था में है ना। राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। और शासन का प्रमुख भी कौन होगा, और दोनों का ही प्रमुख कौन बनेगा, राष्ट्रपति। पीएम कौन बनेगा, पीएम क्या बोलता है, राष्ट्रपति। हाँ, अमेरिका में यह व्यवस्था है। यह व्यवस्था अध्यक्ष शासन प्रणाली कहां है, अमेरिका में है। और अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, दोहरी नागरिकता है और संघात्मक व्यवस्था है। वहां पर तीन बातें हैं, वहां पर एकल कार्यपालिका है, दोहरी नागरिकता है, और तीसरी बात क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में यह व्यवस्था है। तो हमारा व्यवस्था इससे मिलता है क्या, मिलता है। इससे हम लोग कुछ कुछ चीज लिए हैं। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र बहुत ताकतवर, राज्य एकदम कमजोर। तो हम लोग संघीय गुण कुछ कुछ यहां से लिए हैं। इसीलिए भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है ना। हम लोग दोहरी नागरिकता यहां से नहीं लिए, हम लोग संघीय व्यवस्था के कुछ गुण यहां लिए। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। ये आगे बढ़े, चलिए ये देख लीजिए। अब हम लोग यहां से आपको पीडीएफ पर समझाते हैं, देख लीजिए। अभी हम जो जो बात बोले सब यहां लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, विदेशी प्रभाव। अभी हम बोले कितने भाग होते हैं, और 4 बढ़ा है। देखिए चारों का वर्णन है ना, 42वां, 74वां, 97वां, 42वां। 2 को 42 में है और 74 और 97 है ना, है ना जी। टोटल 4 बढ़ा 26, लेकिन एग्जाम में कितना मारना है, 25। एक चीज और यहां नोट में लिखा हुआ है, भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956
ये वीवीआई कर लेना, पीडीएफ में जब कल लिख के लाओगे तो याद रखना, 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 7 को निर्सित कर दिया गया है। वीवीआई है, खाली है, इसीलिए कोई अब ये नहीं बोलना कि भाग 7 हटा दिया गया, नहीं, उसके विषय वहां पर खाली है। आगे बढ़े। अब ये बात बोले हैं, भारत के संविधान कुल कितने अनुच्छेद, गणना से कितना, आज भी अंतिम अनुच्छेद कितना है, और गणना से ज्यादा। अनुसूची कितना था, अब वर्तमान में कितना है, तो क्या को बढ़ा है, 9, 10, 11, 12। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कहीं कहीं 1993 मिलता है, 93 पर नहीं जाना है, दोनों 1992 ही है। तो ये भी हम लोग अभी क्लियर कर लिए हैं। आगे बढ़े जी। बोर्ड देखिए, अभी हम ये पढ़ाए थे, भारतीय संविधान में लोकतंत्र का शासन प्रणाली कैसा है, संसदीय है, और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, और ये कैसा होगा, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। शासन का हेड कौन होगा, और ये क्या होगा, और ये कहां था, और यहां से कहां लिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख और शासन प्रमुख कौन होगा, ये वास्तविक मालिक होगा कि नहीं होगा। और ये कहां है, अमेरिका में है ये व्यवस्था कहां है, अमेरिका में है। यहां कैसी कार्यपालिका है, अभी हम तुरंत पढ़ा है ना, यहां पर 3 चीज बताएं, यहां एक ही चीज लिखा हुआ है, एकल कार्यपालिका, संघीय व्यवस्था और दोहरी नागरिकता। बोले हैं कि नहीं, ये ध्यान रख, यही बता दिए। ये याद रखने वाला है, ये फैक्ट है, इसको याद रख लेना। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128, अफ्रीका में 253। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है, इसीलिए यहां पर हम दिलवा दिए हैं इसको। आगे देखिएगा, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है कि एक व्यक्ति को 2 सिटीजनशिप बनाना पड़ता है। अभी हम लोग किस राज्य में रहते हैं, बिहार। हम लोग यहां से अगर दिल्ली जाएं तो उसी वोटर आई कार्ड पर काम हो जाएगा, आधार कार्ड पर, कि अलग से बनवाना पड़ेगा, हो जाएगा ना, बस। नागरिकता एक मौलिक अधिकार है, नागरिकता व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। नागरिक, इसके बाद एक अध्याय पढ़ाएंगे कल, ये आज ही खत्म हो जाएगा। कल जो अध्याय पढ़ाएंगे उसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र, और परसों जो अध्याय पढ़ाएंगे उसका नाम है नागरिकता। तो नागरिकता में हम बताएंगे एक शब्द, अभी थोड़ा हाँ जिक्र कर देते हैं। वो शब्द क्या है जो आप पूछे, क्योंकि आप पूछे इसीलिए वो शब्द अभी बताना आवश्यक है। 3 तरह के नागरिकता से संबंधित बात होता है। एक होता है व्यक्ति, एक होता है नागरिक, एक होता है अल्पसंख्यक। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सपोज कीजिए, अभी हम बोले अगर अमेरिका में आप होते तो वहां पर केंद्र के लिए अलग नागरिकता लेना पड़ता, और जिस राज्य में रहते हैं और उस राज्य का अलग। क्लियर है ना। भारत में ये व्यवस्था नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। कोई पूछे भारत में कैसी नागरिकता, यानी एक ही वोटर आई कार्ड पर आपका सारा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के कुछ नियम है। तो पहले तो ये याद रखिएगा, नागरिकता का सिद्धांत पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कौन दिया। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना, ढूंढ के लाइएगा। ये सब भी नहीं आता है, आप कहते हैं दरोगा बनना है, थिनटे लेके चलना है, थिनट लेके चलता है, नहीं, पिस्टल लेके चलना है। वो देखो, ये अब भारत में कोई व्यक्ति अमेरिका से आ गया, फ्रांस से आ गया, है ना, जर्मनी से आ गया, इंग्लैंड से आया, ये किसके लिए आया, घूमने के लिए आया। ये व्यक्ति आया, घूमा फिरा, खाया पिया और चला गया। इसको कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ यहां पर इसको कोई पैसा छीन लिया, कोई मारा पीटा, कोई गलत काम किया, उस तरह में इसकी रक्षा करेगा। यह भी नागरिक ही हुआ, वो अपने देश का, लेकिन हमारे यहां एक व्यक्ति के रूप में आएगा। क्लियर, हाँ। लेकिन अब आइए इस पर, नागरिक क्या है। यह एक पहचान है, यह एक पहचान है कि यह किस देश का है, कहां का नागरिक है। तो ये उस देश से संबंधित देश का
देश अपने देश के नागरिकों को जो प्रदान करता है वो नागरिकता का अधिकार है। संबंधित देश अपने देश के लोगों को जो प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? नागरिकता, है ना। ये क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का दर्जा दो तरह से मिलता है, उसकी भाषा बोलने वाले कम हो और उसके धर्म को मानने वाले लोग कम हो। ये दोनों अभी वर्तमान में भारत में संविधान में, है ना, माइनॉरिटी एक शब्द हमेशा सुनते होंगे नेताओं के मुंह से, उसको कहा जाता है जो जिसके भाषा बोलने वाले लोग कम हैं और जिसके धर्म मानने वाले लोग कम हैं। अभी कुछ हिंदू नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक हैं, कुछ हिंदू जो हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। अब ये मत कहिएगा कि हिंदू की आबादी बहुत है, नहीं, नॉर्थ ईस्ट में वो अल्पसंख्यक है क्योंकि वहां पर वो ही कम है, बाकी सब ज्यादा है। कुछ जगह मुसलमान अल्पसंख्यक है, कुछ जगह बौद्ध अल्पसंख्यक है, कुछ जगह जैन अल्पसंख्यक है कि नहीं है? तो यही चीज है, उसकी भाषा और उसके धर्म मानने वाले लोग कम हैं तो वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा उसको प्राप्त होता है। अल्पसंख्यक नागरिक इसको बोला जाता है। यही है दोहरी नागरिकता। कोई डाउट किसी को? और सरल भाषा में समझना क्या है, अमेरिका में केंद्र के लिए अलग नागरिकता प्राप्त होती है और राज्य के लिए अलग। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग खत्म करने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अभी जो जो चीज बोले हैं वही यहां लिखा हुआ है। क्या बोले? अभी हमने बोला कि संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति का बंटवारा होता है। अभी यहां पर देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली है ना जी। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे भारत का संविधान बहुत विशाल क्यों है, बताए थे। क्या बताए थे? यहां पर केंद्र और राज्य दोनों के बारे में स्पष्ट विभाजन शक्तियों का है, लिखा हुआ है कि नहीं है? बोले है ना। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों के पास दोनों की शक्ति का स्पष्ट वर्णन है। कोई डाउट किसी को? नहीं। दूसरी बात, भारत का राष्ट्रपति किसके समान है और उसके पास शक्ति नाम मात्र का है। अभी तुरंत पढ़ा है। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्लियर है? फिर है इस शासन प्रणाली का दूसरा नाम, अभी तुरंत बोले थे हम, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? अभी बोले हैं क्लास में। क्या नाम है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अब है कुछ कुछ विद्वान का कथन, वो कथन ये डायरेक्ट याद करना है। जैसे ये कथन है, भारतीय संघवाद, वाद मतलब होता है विचार, पढ़ाए होंगे, समाजवाद पढ़ाए थे ना। संघवाद, संघीय व्यवस्था का विचार कहां से लिए हम लोग? अमेरिका से। अभी पढ़ा है ना। संघीय संविधान अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है ना, वहां से हम लोग लिए। तो भारतीय शासन प्रणाली में भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। कौन कहा है? जी ऑस्टिन कहा है। ये लाइन ऐसे ही लिटरली याद रखना है, ये एक फैक्ट है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है केसी बियर। यानी संघात्मक क्या? भारत के संविधान में हम वही चीज संघीय संविधान से लिए हैं जो हमको लगा। जैसे देखिए, हम लोग यहां पर व्यक्ति नहीं होगा, यहां शक्ति होगा। शक्तियों का विभाजन हम लोग कहां से लिए? संघात्मक से लिए। लिखित संविधान संघात्मक से लिए। संविधान की सर्वोच्चता किससे लिए? संघात। जो चीज लिए वही यहां लिखा हुआ है। संविधान की अपरिवर्तनशीलता लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका लिए। हम लोग दोहरी नागरिकता लिए नहीं ना लिए। वहां पर हम लोग राष्ट्रपति शक्ति का प्रमुख होता है, वो लिए नहीं लिए। तो जो चीज नहीं लिए वहां नहीं लिखा हुआ है। तो जो जो चीज लिए हैं वो यहां लिखा हुआ है, संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण। एकल नागरिकता हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ राज्यपाल में राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपातकालीन है। हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवा है, यूपीएससी है ना। संसद के नए राज्य के निर्माण की शक्ति, नया राज्य कौन बना सकता है? संसद। अभी तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को, कौन बनाया? संसद बनाया। 9, 11 और 15 2000, 9 नवंबर 2000, 11 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य अलग हुआ। एमपी नया राज्य बना था। एमपी से अलग होकर के छत्तीसगढ़, यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड और 15 तारीख को अलग हुआ था झारखंड, बिहार से अलग होकर के। तो वो चीज है। तो कौन बनाता है नया राज्य? और राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? 249। किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, तुम बोले थे, वेरी गुड। राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकती है किस अनुच्छेद से? बोलो। 249। कोई डाउट किसी को? नहीं।
अब है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है ना? और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, लेकिन मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। देखिए लिखा हुआ कहीं, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अनुच्छेद से? 75 का 3। अब ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन में रहेगा ए में लोकसभा, बी में रहेगा राज्यसभा, सी में रहेगा संसद, डी में रहेगा विधानमंडल। क्या मारिएगा? हाँ, लोकसभा मारेंगे। एकदम एकदम ब्रेन सेट कर लीजिए। अगर ऑप्शन में लोकसभा नहीं है तो क्या मारिएगा? हाँ, गुड। अगर ऑप्शन में लोकसभा नहीं है तो खोजिए नीचे में कहां लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जहां पर होगा वही मारिएगा, सही होगा। मंत्रिपरिषद याद रखिएगा, एकदम एकदम सेट कर लीजिए ब्रेन में, हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा के ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग खोज के क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। सर आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया। हम तो बताए थे थोड़ी देर पहले। क्या क्यों बताया? क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बोले है ना? फिर क्या है? भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? ये देखिए तुरंत बोले हम, संघ और राज्य दोनों का लिखा हुआ है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के बीच में संतुलन स्थापित करता है। क्या है? कौन बोला है? हमारा संविधान अधिक कठोर भी है और अधिक लचीला है, और दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है नहीं? हम बताए होंगे, कोई लोग हमसे अगर पहले पढ़ा होगा कि राजीव गांधी का हत्यारा जेल से छूटा था, तो वो इसी का उदाहरण है कि नहीं? लचीला है और कठोर के बीच में संतुलन है, इसीलिए छूट गया ये। अब है भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। ये कौन बोला है? अंबेडकर। ये सब कथन याद रखना है ना? ये भी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस पर नहीं हम लोग अपने संविधान को टाल सकते हैं, यही हुआ, क्योंकि ये ज्यादा कठोर हो जाता है, केंद्र बहुत तानाशाह हो जाएगा। यही हुआ इसका मतलब। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे देखिए वही विशेषता है उसका कुछ कुछ। भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है संघीय। फेडरल ऑफ द स्टेट है कि यूनियन ऑफ द स्टेट है? बोलो ना। अरे फेडरल ऑफ द स्टेट है कि यूनियन ऑफ द स्टेट? याद रखिएगा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की चर्चा, आज जाके अपने अपने लॉ में पूछना संघीय संविधान के संघीय शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बोला, ऑप्शन दो तो तुम बोलना 6, 8, 9, 15, 20 बोलना, पूरा अनुच्छेद ऑप्शन है, नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी संविधान के अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है ही नहीं। क्यों? फेडरल ऑफ द स्टेट नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ द स्टेट। यहां है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके स्थान पर भारत राज्यों का संघ ये लिखा गया। ये VVI रखना है, कहा गया। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब हमारे ऊपर हम अपना जो निर्णय, संप्रभु का अर्थ क्या होता है समझा देते हैं। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा। हम लोग संप्रभु कब हुए? 1947 के बाद। 1947 से पहले क्यों नहीं थे? नहीं, हम लोग गुलाम थे। संप्रभु का मतलब क्या हुआ? सिखाए हैं ना तुरंत, दूसरा क्लास में पढ़ा है इसका मतलब, तुम ध्यान से। हम संप्रभुता का अर्थ समझाएंगे वहां पर। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से क्या होगा? पढ़ाए थे कि नहीं? स्वतंत्र होगा। लेकिन यहां स्वतंत्र थे हम लोग, इसीलिए लिखा हुआ है कि राज्य का महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, इसके बिना कोई राज्य की श्रेणी में नहीं हो सकता है। वर्ष 1947 से पहले हमारा देश संप्रभु क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा निर्णय कौन ले रहा था? इसीलिए संप्रभुता का अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। अब है राज्य का महत्वपूर्ण तत्व कितना होता है? एकदम लिटरली याद रखना, VVI कर देना। यह क्वेश्चन 200-300 करोड़ बार पूछा गया है। संप्रभुता, जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग और सरकार। संप्रभुता, जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, भूभाग मतलब जमीन, और सरकार। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, किसमें एक बहुत बड़ा केंद्र का रचना है। ये भारतीय संविधान परिसंघीय क्यों कहा गया? ये VVI है।
जहाँ जहाँ VVI है लगा हुआ वीडियो, जब PDF लिखोगे, कल हम देखेंगे अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 कौन कौन लिख लिया है, या प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। कल हम सब देखेंगे, क्योंकि कितना लोग पढ़ के आए कल सुनेंगे आते के साथ 20 मिनट, है ना। परिसंख्या का मतलब होता है क्या, इसमें राज्य और केंद्र के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन है। देखिए लिखा है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है, इसीलिए क्या कहा गया है, परिसंघीय। परिसंघीय पूछेगा भारतीय संविधान परिसंघीय क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत में प्रजातंत्र है इस तथ्य पर कि यहाँ की जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, ये भी कंप्लीट है। अमेरिका के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था है, और जबकि भारत में देखिए संघात्मक और एकात्मक दोनों है। अभी तुरंत पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले ये। अब भारत के संविधान में विदेशी प्रभाव, भारत के संविधान में विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़ा, कहाँ कहाँ से लिए हैं, ये यहाँ से 70% बात लिया गया है। कहाँ से, 1935 के अधिनियम से कितना बात लिया गया है, अब बाकी ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, दक्षिण कोरिया से, दक्षिण अफ्रीका से, और रूस से, फ्रांस से, इन जगहों से, जर्मनी से लिया गया है। क्लियर है। अब इसका विषय वस्तु मटेरियल जो लिए होंगे उस मटेरियल में लिखा हुआ होगा, ये सब याद रखना है, हम कल पूछेंगे। आगे अनुसूची देख लीजिए, अनुसूची बोले थे लास्ट में देखेंगे। पहला अनुसूची, मूल संविधान में कितना अनुसूची, अब वर्तमान में इसका विवरण। पहला अनुसूची में क्या है, संघ राज्य एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता के बारे में, वेतन और भत्ता दोनों है। तीसरा अनुसूची क्या है, शपथ। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और गवर्नर, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और गवर्नर 159, ये 3 अनुच्छेद है जो छोड़ करके, यानी भारत का राष्ट्रपति जो शपथ लेगा इस अनुसूची के तहत नहीं लेगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा इस अनुसूची से नहीं लेगा, और राज्यों का राज्यपाल जो शपथ लेगा वो इस अनुसूची से नहीं लेगा। सुन लो ध्यान से, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल, ये तीनों इस अनुसूची से शपथ नहीं लेता है, उसके लिए अपने अपने अनुच्छेद का प्रावधान है। ये लिख लेना, जब लेक्चर सुनोगे, जब प्रिंट आउट पे लिखोगे निकाल करके, तो ये लिख लेना। 60 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति, और गवर्नर 100, एकदम VVI है इधर, है ना। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्या हुआ, नहीं तो हुआ क्या, क्या बोली इसको, ये 159 है, 159 है ये, है नहीं ये। अब है 5वीं अनुसूची और 6ठी, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और VVI है। 5वीं और 6ठी भी बहुत VVI है। क्या यहां पर 5वीं में लिखा हुआ है, भारत के सभी क्षेत्रों में, देखिए सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। हम 2 ही चीज पर ध्यान दिलाएंगे, भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। और 6ठी में क्या गया है, 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। प्रश्न पूछेगा, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में, गलत, 5 और 6 दोनों होगा। हम राज्य थोड़ी लगा के पूछे हैं, राज्य हम नहीं लगाए ना, हम सिर्फ क्या पूछे, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है, 5 और 6। अगर हम पूछेंगे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा, ये किस अनुसूची में है, ये 6ठा। और ऐसे उत्तर क्या होगा, 5वां और 6ठा। आगे बढ़ें, अब है 7वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, टैक्स की व्यवस्था की बात है। पूछेगा राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, शुल्क लगाती है, किस अनुसूची से, 7वीं अनुसूची से। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची से, वो कितना अनुसूची है, संघ है सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले कितना विषय था देख लीजिए,
अभी वर्तमान में गणना से कितना विषय है, और यहाँ देख लीजिए वही सेम है। अभी एक इसमें बढ़ गया है, बाकी सब सेम है नहीं। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का उल्लेख है। वहाँ इसमें सिर्फ याद रखना है, पहले कितना था, मूल संविधान में कितना भाषा था, अभी वर्तमान में कितना भाषा है। अब इसमें फैक्ट है, सिंधी कब आया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी कब आया, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो कब आया, ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसको देख करके सिंपली आपको याद करके बार बार पढ़ करके रिवीजन करके याद रख लेना है। कोई डाउट किसी को? आगे नो ओंगी लग रहा है लड़का, हाँ उसको ओंगी लग रहा है, आँख आधा मोन के खोले हुए है ना। 9वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न का भी हम नाम लेते हैं। प्रश्न पूछेगा, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 51 में। देखिए यहां लिखा है, क्या जोड़ा गया? भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन, बोलो देख करके, क्या जोड़ा गया? अब क्वेश्चन बदल रहे हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। कोई लड़का या लड़की नहीं पढ़ के आया है दूसरा अध्याय? हाँ तो क्या घर में बैठे क्या तबला बजा रही थी हैं? भारत, देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत कम अंतर है। एक जगह है भारत के संविधान में संशोधन, एक जगह है भारत के संविधान में प्रस्तावना में संशोधन। दोनों जगह पहला ही लगेगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951, क्या जोड़ा गया? बोलो फिर से, भारत के संविधान में पहला संशोधन क्या जोड़ा गया? कब हुआ? 1951। भारत के संविधान के प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976। कौवां संशोधन? 42वां। 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, पहला ही संशोधन है, एकमात्र और अंतिम संशोधन। कौन है? 46वां नहीं, 42वां 1976 है ना। अब है 10वीं अनुसूची। अब 9वीं में क्या क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है, सम्मान, न्यायालय में चुनौती, इसको न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है नहीं। कोई इस पार्टी में है, उसको लालच दिया 50 करोड़ का, वो उसमें चला गया, तो उससे संबंधित है ये दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची में ये तीनों पॉइंट याद रखना है, किस संशोधन से हुआ, कितना विषय है और किससे संबंधित है। 3 बात। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, 29 विषय है, संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। हम फिर से बोलते हैं, मेरे साथ बोलना। 11वीं अनुसूची में 3 बात, किससे जुड़ा हुआ है, कब हुआ, 73वां संशोधन 1900, और विषय कितना है 29। अब 12वीं अनुसूची में ये किससे जुड़ा है? नगर पालिका से। कितना विषय है? नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये संविधान संशोधन कितना है? 74वां 1992। तो यही बात है, यहां पर यह हमारा अध्याय समाप्त होता है। यहां से आगे हम लोगों की मुलाकात कल होगी, और यहां के बाद हम लोगों की मुलाकात कल होगी। और कल आइएगा तो हम पहला और दूसरा पूछेंगे, 20 मिनट क्यों ना लग जाए, मंजूर है, लेकिन हम पूछेंगे जरूर, याद रखिए। और जो लेट से आइएगा वो समझिएगा, आप लोग समय से आ जाइएगा। और एक बात, टीचर की नई बहाली आ रही है, उसमें 100 क्वेश्चन, उसमें उसका एक वीडियो बनकर आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। टीचर की बहाली आ रही है, तो उसमें अभी तक जो संभावना बन रही है 150 क्वेश्चन होगा या 100 होगा। लेकिन क्वेश्चन कितना भी हो, सुन लो ध्यान से, इसमें 2 पहलू होंगे। जीएस की संख्या होगी 75 क्वेश्चन, और
अगर 100 क्वेश्चन भी होगा तो जीएस की संख्या होगी 75 क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। और इस 75 क्वेश्चन जो जीएस और जीके होगा, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है और करंट है, बिहार स्पेशल है। और यहाँ जो 75 है, इस 75 में 10 घटा दो, वो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का। अब बच गया कितना? 65। 65 में टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, सेकेंडरी शिक्षक और हायर सेकेंडरी शिक्षक, इस तीनों का एक अपना विषय होगा। अगर डीएलएड वाला होगा तो डीएलएड का विषय और टीचिंग एप्टीट्यूड, बीएड वाला होगा तो बीएड और टीचिंग एप्टीट्यूड, और हायर सेकेंडरी होगा तो उसका एक अपना कोई विषय होगा उसमें शामिल। तो इससे संबंधित हम लोग बैच बनाएंगे, जिसमें हम लोग ये 65 नंबर नहीं पढ़ाएंगे, ये लोग पहले से वो लोग पढ़ा हुआ है। हम 75 और 10 85 पढ़ाएंगे, और अक्षय सर ही आएंगे यहीं पर वो 10 क्वेश्चन के लिए, बाकी 75 क्वेश्चन तो यहाँ ही होगा। टाइम 6 से 8 रहेगा, सुबह में रहेगा। टीचर की बहाली के लिए बहुत 6 से 8 बनेगा, एक नॉमिनल फीस पर बनेगा, और इंक्वायरी के हिसाब से बैच बनेगा। जितने इंक्वायरीज होंगे उसके हिसाब से वो बैच बनेगा। तो ये है, हम लोग मिलते हैं कल।